नमस्कार साथियों, परजीवी श्रृंखला के इस चौथे व अंतिम वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे लाइफ साइकिल अडेप्टेशन या जीवन चक्र में पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में, जिनकी सहायता से कोई भी परजीवी किसी परपोषी के अंदर अपना जीवन चक्र सुरक्षित करता है या अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इन अडेप्टेशन या अनुकूलन में सबसे पहला अनुकूलन जो है वो उभयलिंगिता या हर्मेफ्रोडिटिज्म अर्थात जंतु का उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट होना या मोनोइशियस होना। इसका अर्थ है एक ही जंतु के अंदर नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र दोनों का पाया जाना। इसके कारण इस जंतु को 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि यदि परजीवी कम संख्या में भी हैं तो भी उनमें कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया निश्चित रूप से होती है, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे साथी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। उसके खुद के ही शरीर में नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। दूसरा कि यदि कॉपुलेशन या मैथुन हो गया तो 2 जंतु यदि ऐसा कर रहे हैं तो दोनों ही अंडे देंगे या दोनों ही संतान उत्पन्न करेंगे। तीसरा कि इसमें एक जंतु अकेला है तो भी संतान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जननांगों के सेट या जननांग दोनों प्रकार के हैं, वो इसके शरीर में पाए जाते हैं। इसलिए इसे किसी विपरीत साथी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो घटना है इसको यदि हम सेस्टोडा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि प्लैटीहेल्मिंथीज का अंतिम वर्ग है सेस्टोडा, जो मुख्य रूप से परजीवियों का वर्ग माना जाता है और परजीवी अनुकूलन हेतु उसमें अत्यधिक विशेषताएं हैं वो विकसित हो जाती है। सेस्टोडा में टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, डाइप्लीडियम, मोनिजिया, कोटुग्निया, इन सब को शामिल किया गया है। इन जंतुओं में टीनिया सोलियम के प्रत्येक परिपक्व देह खंड में नर व मादा जननांगों का एक एक समुच्चय या सेट पाया जाता है, और ये सेट या समुच्चय कंप्लीट होता है, जैसा कि आप इस नीचे के चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टीनिया सोलियम का ये जो एक खंड है, इस खंड के अंदर जननांग, नर जननांग और मादा जननांग दोनों विकसित होते हैं। और ऐसे कई खंड या सैकड़ों की संख्या में ऐसे सेगमेंट्स या खंड जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं वो टीनिया सोलियम के एक शरीर में पाए जाते हैं। इसी तरह मोनिजिया और डाइप्लीडियम तथा कोटुग्निया में ऐसे जननांगों के 2-2 सेट प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। यानी टीनिया सोलियम की तुलना में डबल सेगमेंट या दोहरे खंडों का पाया जाना, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में जननांगों की संख्या डबल होना, जिसके कारण उनके अंदर प्रजनन क्षमता दुगुनी हो जाती है। इस घटना के तहत हम ये कह सकते हैं कि जीवन चक्र में लैंगिक जनन है वो सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी विशेषता जो लाइफ साइकिल में इनके पाई जाती है वो जनन तंत्र का या जननांगों का अत्यंत विकसित हो जाना। ये कहा जाता है कि पैरासाइट जनन के लिए ही जीते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी संतानें उत्पन्न करें और अपनी वंश वृद्धि करके अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखें। इस स्ट्रेटजी के तहत इनके जननांग जो होते हैं वो अत्यंत विकसित हो जाते हैं। अत्यंत विकसित होने में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अंडे उत्पन्न करने में, अंडों को उचित स्थान प्रदान करने में सुविधा होती है। और ये कहा जाता है कि इन जननांगों को विकसित होने पर स्थान प्रदान करने के लिए शरीर के सारे अन्य जो संरचनाएं हैं वो रिड्यूस हो जाती है या ह्रासित हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जिससे इन जननांगों को स्थान मिल सके। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जो संतानोत्पत्ति है वो संभव होती है। इसके बाद में तीसरी विशेषता हाई फर्टिलिटी रेट, उच्च प्रजनन दर। उच्च प्रजनन दर या हाई फर्टिलिटी रेट का तात्पर्य है कि प्रतिदिन दिए जाने वाले अंडों की संख्या या जीवन काल में दिए जाने वाले अंडों की संख्या। 3 डेटाज स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, फेशियोला, टीनिया और एस्केरिस। फेशियोला में जो मादा जनन तंत्र है उसके द्वारा 10 लाख अंडे उत्पन्न किए जाते हैं अपने जीवन काल में। इसी तरह टीनिया सोलियम में
प्रत्येक प्रोग्लोटिड के द्वारा 30 से 40,000 अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। एस्केरिस की मादा अपने जीवन काल में लगभग 5 करोड़ अंडे देती है। तो अंडों की ये उच्च संख्या जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि यदि इनमें से अधिकांश अंडे नष्ट भी हो जाएं तो शेष रहें अंडों में से ही परजीवी है वो उत्पन्न हो सकें और उनकी जाति का अस्तित्व है वो बना रह सके, क्योंकि ये अंडे जब त्यागे जाते हैं तो इन्हें वातावरणीय परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अंडों के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि एस्केरिस की मादा के द्वारा मानव की स्मॉल इंटेस्टाइन में दिए जाने वाले अंडे चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे डेवलप नहीं हो सकते, इसलिए वो मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं और मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं। मानव के शरीर के अंदर के वातावरण की तुलना में बाहर के वातावरण का तापमान और नमी है वो बदली हुई होती है, और बदली हुई ये वातावरणीय परिस्थितियाँ चूँकि अंडों की मृत्यु का कारण बनती है तो अधिकांश अंडे उनमें से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ अंडे उनमें से बच जाते हैं जिनमें से नए एस्केरिस या नए कृमि हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह टीनिया सोलियम के द्वारा परिपक्व अंडों वाले देह खंडों को त्याग करके अलग कर दिया जाता है। यानी यूँ कहें कि टीनिया सोलियम जो खुद मानव की आंत में चिपका रहता है, उसके शरीर के पिछले देह खंड जिनके अंदर निषेचित अंडे भरे रहते हैं उनको तोड़ करके त्याग दिया जाता है। इसे एपोलाइसिस या प्रमोचन कहा जाता है। प्रमोचन की ये क्रिया इसलिए की जाती है ताकि ये अंडों से भरे हुए खंड मानव मल के साथ शरीर से बाहर आएं और मानव मल को खाने वाला सूअर जो कि विष्टाभोजी होता है या मल भोजी होता है, जब वो उस मल को खाता है तो उस मल के साथ उन अंडों को भी ग्रहण कर लेता है और टीनिया सोलियम के ये अंडे सूअर के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ये अधिक से अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में अगली यदि स्ट्रेटजी की बात करें तो अगली स्ट्रेटजी के तहत इनके लार्वा में भी जनन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात इनका एक लार्वा अनेक लार्वा उत्पन्न कर सकता है। फेशियोला हिपेटिका में जो लार्वावस्था पाई जाती है वो 5 लार्वा फेशियोला हिपेटिका में पाए जाते हैं। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया व मेटासर्केरिया लार्वा। इनमें से रेडिया लार्वा अनेक सर्केरिया लार्वा को उत्पन्न करता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोसिस्ट के द्वारा अनेक रेडिया लार्वा उत्पन्न करते हैं। तो लार्वा जो एक अंडे से उत्पन्न होता है और वो आगे चल कर के एक लार्वा अन्य 5 लार्वा को जन्म देता है और वो 5 लार्वा फिर 5 को जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये संख्या गुणित होकर 25 हो जाती है, अर्थात एक अंडे से निकला हुआ एक लार्वा अन्य 5 लार्वा उत्पन्न करता है। वे अन्य 5 लार्वा है वो आगे 5-5 लार्वा और उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से कुल संख्या जो होती है वो 25 के लगभग हो जाती है। तो एक अंडे से हम कहते हैं कि अनुपात या ये जो गणना बैठती है वो 25 की होती है। तो ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भी एक लार्वा अनेक लार्वा को उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण संख्या है वो बढ़ जाती है। फेशियोला हिपेटिका की जो 5 लार्वा है इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, पहली लार्वा कौन सी अवस्था है, दूसरी लार्वा अवस्था कौन सी है। तो इनको याद रखने का एक तरीका है MSRCM। MSRCM में M फॉर मीरासीडियम, S फॉर स्पोरोसिस्ट, R फॉर रेडिया, C फॉर सर्केरिया और M फॉर मेटासर्केरिया। तो ये MSRCM इस एक युक्ति के द्वारा 5 लार्वा है उनका क्रम आप याद कर सकते हैं। फिर अगली स्ट्रेटजी के रूप में हम ये कहते हैं कि ये लार्वा जो होते हैं वो लार्वा जटिल जीवन चक्र के द्वारा या हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के तहत एक परपोषी से दूसरे परपोषी में स्थानांतरण में मददगार होते हैं। यानी हम ये कहें कि परजीवी जो होते हैं वो अपना जीवन चक्र किसी एक ही परपोषी में पूरा न करके 2 परपोषियों में सामान्यतः पूरा करते हैं। हालांकि सभी परजीवियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनमें ऐसा होता है उनको हम द्विपरपोषी जीवन चक्र वाले परजीवी के नाम से जानते हैं। इसमें टीनिया सोलियम,
फेशियोला हिपेटिका। इसके अलावा आप कह सकते हो कि प्रोटोजोआ के तहत प्लाज्मोडियम, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो 2 परपोषियों के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। 2 परपोषियों में जीवन चक्र पूरा करने का उन्हें ये लाभ होता है कि यदि किसी एक परपोषी की मृत्यु हो जाए तो भी वो दूसरे परपोषी में अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो जीवन चक्र की ये विशेषताएं किसी भी पैरासाइट या परजीवी को सफल जीवन पूरा करने में मददगार होती हैं। ये विशेषताएं सभी परजीवियों में पाई जाती है, लेकिन चूंकि अपना ये टॉपिक जो है वो हेलमिन्थ्स है, उन पे ऊपर फोकस है, तो हम लोग इसको इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। परजीवी श्रृंखला के 4 वीडियो मैंने बना करके अपलोड किए हैं। हालांकि ये संख्या ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करना मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे वीडियो बना करके डालने पड़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाएंगे। इन वीडियो के PDF मैं आगामी जो पीरियड्स होंगे या आगामी जो क्लासेज आपकी होगी उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।